देखो अपन ने 27 चैप्टर कर लिया अष्टांग हृदय के। आज करेंगे अष्टाविंश अध्याय मतलब 28 चैप्टर शल्य हारण विधि। इसका मीनिंग क्या है? शल्य हारण विधि का मतलब रिमूवल ऑफ फॉरिजन बॉडी, मतलब अपनी बॉडी में कोई भी बंदूक की गोली लग जाती है, तीर लग गया, ठीक है, कोई पत्थर चुभ गया, ठीक है, कोई बाल अंदर चला गया, मतलब फॉरेन बॉडी कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने शरीर में नुकसान पहुंचाती है ना, उसको बाहर निकालना शल्य हारण विधि। शल्य क्या है कि मने आबाद करानी, सल्याणी, जो मन को और शरीर को दुख पहुंचाए, कष्ट पहुंचाए, उसको बाहर निकालना। इस चैप्टर में बताया कि शल्य आहरण विधि। तो शल्य क्या है? जो मन को और शरीर को दुख पहुंचाए। वो बंदूक की गोली हो सकती है अपने शरीर में गई, पत्थर हो सकता है, ठीक है, कंकड़ हो सकता है, नाखून हो सकता है, जो भी, तलवार हो सकती है, कुछ कण हो सकते हैं मिट्टी के, ठीक है, जो भी ऐसी चीज़ें जो अपन को नुकसान पहुंचाए तो उसको बाहर निकालना। तो जो अपने शरीर को नुकसान और दुख पहुंचाए वो क्या है? सल। तो इस चैप्टर में बताएगा शल्य हारण विधि, मतलब उसको बाहर निकालना। मतलब एक तरीके से बंदूक की गोली लग जाती है ना, तो उस बंदूक की गोली एक तरीके से शल्य है, तो उसको बाहर निकालना। शल्य हारण मतलब यानी बाहर निकालना। तो रिमूवल ऑफ ओरिजिन बॉडी मतलब जो बाहरी कोई वस्तु है, ठीक है, वो अपनी बॉडी में प्रवेश कर जाती है तो उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है? शल्य हारण विधि। तो इस चैप्टर में करेंगे। इस अध्याय में आचार्य ने आहरण क्रम बताया। आहरण क्रम यानी एक्सट्रैक्शन। आहरण का अर्थ है बाहर खींचकर निकालना। शरीर में प्रविष्ट शल्य, दंतमल, कर्णमल, अस्मरी, मूढ़गर्भ, वर्चकुद आदि को आहरण क्रम द्वारा शरीर से बाहर किया जाता है। अब समझो कि भाई आहरण क्रम बताया, इस क्रम में वो क्या है? एक्सट्रेक्शन, मतलब बाहर खींचकर निकालना। तो प्रविष्ट शल्य, शल्य यानी कोई भी ऐसी फॉरिजन बॉडी। दंतमल, ठीक है, दांतों में कोई मल जमा हुआ है, दांत में से ऐसे खराब हो गया, कीड़ी लग गई, उसको दांतों खींच के निकालते हैं ना बाहर। कर्ण मल, दांत, कर्ण यानी कानों का जो मल होता है, कान में गंदगी भर जाती है ना, उसको भी बाहर निकालते हैं। अस्मरी, पतरी हो गई, पतरी को बाहर निकालते हैं। स्टोन की, मतलब पत्थर की गांठ बन गई अपने किडनी में हो गई या फिर लीवर पे, गोल ब्लैडर में हो गई। तो मूढ़गर्भ, मूढ़गर्भ यानी जो होता है, जो जो प्रेग्नेंट लेडी है उसमें कोई बच्चा 5 से या चौथे से 5वें मंथ में जाके एक्सपायर हो जाता है, या फिर मतलब उसकी वृद्धि नहीं हो पाती, और वो अपनी माता के लिए हानिकारक होता है। अगर वो गर्भ पेट में रहेगा तो माता के लिए हानिकारक, तो उसको खींच कर बाहर निकाल, मतलब सर्जरी के माध्यम से बाहर निकालते हैं। वर्च को एक तरीके से एनएस में कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा, ठीक है, कोई भी मतलब क्या बोलते हैं, माँ संकुर हो गया ज़्यादा, ठीक है, तो वो उस तरह आदि को आहरण कर, मतलब खींच कर, काट कर, कैसे भी यंत्रों की सहायता से, शस्त्रों की सहायता से बाहर निकालना, वो क्या कहलाता है? शल्यहारण कहलाता है। अब देखो इस अध्याय में आचार्य ने आहरण क्रम का बाण, तीर आदि के शल्य रूप में प्रवेश होने पर प्रयोग बताया। कहने का मीनिंग ये है कि पहले क्या था कि बंदूक तो अब आई है, पहले क्या था? पहले के ज़माने में बाण, तीर, तीर कमान ही थे रामायण के काल में, ठीक है, तीर कमान ही चलते थे। तो उस समय तीर लग गया मान लो शरीर में, तो उसको कैसे बाहर निकालें? अब तीर निकालते समय टूट गया, वो अंदर रह गया कुछ टुकड़ा, तो उसको बाहर कैसे निकालें? वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई थी। तो आज मतलब कहने का मीनिंग है कि आचार्य ने बताया कि जब तीर लग जाए, बाण लग जाए ना, तब आपको शल्यहारण करना चाहिए, मतलब उसको बाहर निकालना चाहिए। तो अब है शल्यहारण कर्म। सबसे पहले ये ज्ञान होना चाहिए कि वर्ण शल्ययुक्त है या नहीं। मतलब ये बोला कि वर्ण जो घाव है वो शल्य, मतलब उसके अंदर कोई फॉरिजन बॉडी है या नहीं है, पहले ये चेक करो। कि मान लो कि एक तो बंदूक की गोली आर पार निकल गई अपने शरीर में से, मतलब पैर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से से बाहर निकल गई, एक या फिर उसी के अंदर रह गई। पहले ये चेक करो कि सबसे पहले ये ज्ञान होना चाहिए कि वर्ण शल्ययुक्त है या नहीं। सबसे पहले ये चेक करना है अपन को, जो वर्ण यानी घाव। तो कैसे पता लगेगा? शल्ययुक्त वर्ण मतलब उसी के अंदर, उस घाव के अंदर मान लो तीर या बाण, कोई बंदूक की गोली है, उसका कैसे पता लगेगा? उसके लक्षण है श्याव वर्ण का, मतलब श्याव यानी एक तरीके से काले वर्ण का। सोप, सूजन रहेगी और पीड़ा युक्त, दर्द रहेगा उस घाव में, काले रंग का हो जाएगा, ठीक है। सोप, सूजन रहेगी, और पीड़ा युक्त मतलब दर्द होगा, जिसमें बार बार रक्त स्राव हो रहा हो और बार बार खून निकलेगा। आप कितनी दवाइयाँ ले लो, ट्रीटमेंट लगाओ, फिर भी वो उससे खून निकलता रहेगा। चारों ओर से ऊपर उठा हुआ, मतलब एक सामान्य होता है घाव, तो एक नॉर्मल होता है, लेकिन ये क्या होगा अगर इसमें अंदर गोली है, कोई तीर कमान है, कोई ऐसा टुकड़ी, मतलब मिट्टी का कण है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो है, तो वो उठा हुआ रहेगा, ऐसा उभार बना रहेगा। बुदबुद पिट्टिका युक्त, मतलब बार बार ऐसे लिपजिक लिपजिक होता है ना, जैसे किसी के पस हो जाती है, पस में ऊपर नीचे होती रहती है, वो उस तरीके से बुदबुद पिट्टिका युक्त, मतलब वो पस है ना जो बुदबुदार रहेगी। मृदु मांस वाला वर्ण होता है, और जो मांस होता है ना, जो मतलब जो वर्ण घाव होता है, बिल्कुल सॉफ्ट मांस हो जाता है, मतलब एक तरीके से मुलायम,
तो ये लक्षण, अगर ये लक्षण देखने को मिले तो आप समझ जाओ कि इसके अंदर कोई फोरिजन बॉडी है, इसके अंदर कोई मिट्टी के कण या फिर मतलब बंदूक की गोली या फिर तीर, कुछ ना कुछ उसका पार्ट या अंश रह गया है या पूरा का पूरा वहाँ पे है। ये एक तरह से लक्षण है। ठीक है, अब देखते हैं सल की गतियाँ। सल की गतियाँ, सल शरीर में 5 तरीके से प्रवेश करता है। मतलब अपनी बॉडी में मान लो बंदूक की गोली कितनी तरीके से प्रवेश कर सकती है? 5 तरीके से। तीर का मान कैसे प्रवेश कर सकता है? 5 तरीके से। सल यानी जो फोरिजन बॉडी है, जो अपने शरीर में प्रवेश करेगी वो फोरिजन बॉडी है। ठीक है, तो गतियाँ क्या है भाई, किस तरीके से अपने शरीर में गति कर सकती हैं वो, मतलब अंदर प्रवेश कर सकती हैं। टेढ़े टेढ़े फॉर्म में, जैसे कि जिक जैक हो गया एक तरीके से। ठीक है, रिजू एकदम सीधी भी जा सकती है। त्रियक, त्रियक में टेढ़ी भी जा सकती है। देखो मैं बनाता हूँ, एक तो जिक जैक टेढ़ा हो गया ये, ठीक है, एकदम बिल्कुल सीधा। ठीक है, एक हो गया त्रियक, बिल्कुल मतलब आड़ा एकदम होता है ना, एक तो सीधा और एकदम आड़ा। फिर एक ऊपर ऊपर की तरफ हो जाते हुए और एक नीचे की तरफ। इस तरीके से 5 गतियाँ होती हैं। तो सल में कितने, क्वेश्चन आता है 2 नंबर की, सल की गतियाँ लिखें, तो सल की गतियाँ कितनी होती हैं? 5। ये इंपॉर्टेंट है सल की गतियाँ वाला। सल शरीर में 5 तरह से प्रवेश करता है, वक्र, ऋजु, त्रियक, ऊर्ध्व और आधे यानी नीचे की तरफ। ये 5 तरीके से गति कर सकता है वो अपने शरीर में, है ना। जिगजैग भी तरीके से अंदर प्रवेश कर सकता है, सीधा भी प्रवेश कर सकता है, त्रियक भी टेढ़ा ही प्रवेश कर सकता है, ऊपर की तरफ भी प्रवेश कर सकता है, नीचे की तरफ भी प्रवेश कर सकता है। 5 गतियाँ होती हैं सल की। ठीक है, अब देखो सल की आकृति। सल की कितनी आकृति हो गई है? 4। सल यानी वही फोरिजन बॉडी, किस आकार का हो सकता है? वृत्त मतलब गोलाकार भी हो सकता है, ऐसे वृत्त यानी गोलाकार। ठीक है, प्रतु मतलब बहुत चौड़ा भी हो गया, बहुत सारा। ठीक है, रिजु नहीं, चतुष्कोण, ऐसा चतुष्कोण वाला भी हो सकता है। और त्रिपुट, तरबूज वाली आकृति, जो अपन ने गणित में पढ़ा था ना, त्रिभुज त्रिकोण वाला, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सल की आकृति है, मतलब जो फोरिजन बॉडी, जैसे अब बंदूक की गोली गोल होती है, ठीक है, तलवार ऐसी हो सकती है चौड़ी, ठीक है, जैसे कि पत्थर का टुकड़ा चौकोर भी हो सकता है, त्रिकोणा भी हो सकता है। तो किसी ये 4 प्रकार बताएं सल के आकार के। ठीक है, अब आगे बताया क्या लिखा है कि अदृश्य सल की आकृति। अगर मान लो कि कोई बॉडी में आपको पता ही नहीं लगा, आप जैसे चल रहे हो भीड़ में, अचानक से कोई गर्दन से पीछे से आके कोई अंदर कोई चीज़ घुस जाए, आपको पता ही नहीं कि क्या गया अंदर, तो किससे पता लगेगा? वर्ण की आकृति से। जो घाव बना है ना, घाव किस तरह का बना है? गोल आकृति का बना है, चौड़ा बना है, या फिर तिकोना बना है, या आयताकार बना, मतलब 4 कोणों वाला बना है। तो वो घाव की आकृति किस प्रकार की है, वर्ण यानी घाव, उसकी आकृति के आधार पर सल की आकृति का पता लगता है। अब देखो नष्ट सल का सामान्य ज्ञान, कि जैसे कि नष्ट सल का सामान्य ज्ञान है कि अपनी बॉडी के अंदर कोई चीज़ चली गई, फोरिजन बॉडी चली गई, तो उसका कैसे पता लगेगा? तो शरीर में जिस भी जगह पर विक्षोभ आदि कर्म करने पर वेदना हो, वहाँ सल समझना चाहिए। आपको मान लो किसी चीज़ जगह पर बॉडी में दबाने पर, ठीक है, वहाँ पे विक्षोभ, दर्द जैसा, मतलब विक्षोभ आदि, उसको हिलाने में, डुलाने में, कोई भी एक्टिविटी करने में दर्द हो, मतलब वेदना हो, तो वहाँ सल समझना चाहिए। आप समझ जाओ कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ ना कुछ फोरिजन बॉडी उपस्थित है। अब देखो पहला तो ये था सल हरण क्रम, दूसरा था सल की गतियाँ, तीसरा है सल की आकृति, चौथा है नष्ट सल का सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का मीनिंग है कि नॉर्मल लक्षण क्या होगा कि अगर वहाँ पे अपन हलचल कोई भी ऐसी चीज़ करेंगे, उसको हिलाएंगे डुलाएंगे तो दर्द होगा, तो ये सामान्य लक्षण है। अब है 5वां प्रविष्ट सल के स्थान अनुसार लक्षण। जैसे कि भाई त्वचा पे गया तो क्या लगेगा, मांस पे चला गया तो क्या होगा, ठीक है, पेशी पे चला गया तो क्या होगा, अस्थि पे चला गया तो क्या होगा। इस तरीके से 5वां पॉइंट दिया है प्रविष्ट लक्षण के, प्रविष्ट सल के स्थान अनुसार। जैसे प्रविष्ट सल क्या मतलब कि जो सल है, मतलब बंदूक की गोली या तलवार है या तीर है, वो कहाँ पे एंटर हुआ है, किस कौन से पार्ट में एंटर हुआ है बॉडी के, उस हिसाब से क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, विशेष लक्षण। और नष्ट सल का ज्ञान, जैसे कि बॉडी में बहुत अंदर चला गया और आपको पता नहीं है, जैसे पैर में चोट लगी, आपका स्टेंट हुआ, मान लो आपके पैर में चोट लगी और मिट्टी के कण चले गए अंदर, ठीक है, मिट्टी के अंदर कण चले गए, आपको पता नहीं है, आपका ठीक हो गया। और मतलब नष्ट सल, आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे सल है या नहीं है, तो कैसा पता करोगे उसका, मतलब दिख नहीं रहा, तो कैसे पता करोगे? इन चीज़ों से पता करोगे। तो अपन देखते हैं त्वगगत में, त्वगगत यानी त्वचा, त्वचा पे क्या होगी? विवर्णता। विवर्णता अलग अलग कलर की, जो अपनी नॉर्मल स्किन कलर ना अपनी पूरी बॉडी का, उससे अलग कलर की हो जाएगी, नीले कलर की हो जाएगी, काले कलर की हो जाएगी, ठीक है। तो विवर्णता मतलब अलग अलग कलर। खटीन आयात मतलब जो चौक, आयात यानी
ये इस साइज का आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो ना, कठिन आयत सोप का होना, मतलब इस आकार में क्या होगा, सोप यानी सूजन, इस आकार की सूजन होगी। कठिन आयत यानी कठोर, कठोर मतलब एक तरीके से, एक तो होती है बिल्कुल नॉर्मल, जैसे अपनी स्किन दबाओ बिल्कुल नॉर्मल है, दब जाती है, लेकिन ये क्या है कि सोप मजबूत रहेगा, कड़क टाइप का रहेगा, एकदम हार्ड स्ट्रक्चर टाइप का सूजन रहेगी। तो ये रहेगी किसमें, त्वचा में। अगर त्वचा में आपके कोई शल्य प्रवेश कर गया है स्किन में, तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब देखो नष्ट शल्य का ज्ञान, जैसे आपकी कोई स्किन में मान लो कुछ भी ऐसे मिट्टी के कण चले गए, या फिर मान लो एक छोटी सी सुई अंदर चली गई, आपको पता ही नहीं लगा, वो नष्ट शल्य का मतलब कि आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप कैसे पता करोगे यहाँ पे शल्य है या फिर कोई दूसरी बीमारी, मान लो कोई रोग की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है ना, तो सामान्य इन्फेक्शन या शल्य है यहाँ पे कोई, मतलब कोई ऐसी फॉरेन बॉडी है, तो कैसा पता करोगे, तो आप पता करोगे स्वेदन अभ्यंग मर्दन से, यहाँ लालिमा वेदना शोक, अगर आप उस जगह का स्वेदन और अभ्यंग करोगे, मर्दन करोगे, तो वहाँ पे लाल हो जाएगी, दर्द होगा, सूजन हो जाएगी। जैसे कि आपको मान लो स्किन पे कोई आपकी सुई चुभ गई और वो अंदर ही टूट गई, आपको पता नहीं है, आप सोच रहे हो कोई मान लो कि इन्फेक्शन हो सकता है अंदर, कुछ भी ऐसी अन्य बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से वो दर्द हो रहा हो, तो आपको अगर चेक करना है कि यहाँ पे शल्य है कि नहीं है, तो क्या करना है, स्वेदन करो, अभ्यंग करो, मर्दन करो। अगर आप ये चीज़ करोगे वहाँ पे लाल हो जाए, दर्द हो, सूजन हो जाए, तो समझ जाओ कि यहाँ पे शल्य है। अगर उसके ऊपर घी लगाओ, घी पिघल जाए, मतलब गाय का घी लगाओ, अगर घी पिघल जाए ऑटोमेटिक बिना ऊष्मा के उस शल्य की गर्मी से, तो समझ जाओ कि शल्य है। लेप जल्दी सूख जाए, आपने कोई भी लेप लगाया और तुरंत सूख जाता है, तो समझ जाओ कि यहाँ पे शल्य छुपा हुआ है। और लस्सी का स्राव, लस्सी का यानी लिक्विड का स्राव होता रहता है उस घाव से, उस व्रण से। तो ये क्या है, नष्ट शल्य के ज्ञान। कहाँ पे, त्वचा में अगर कोई शल्य आपको पता करना है कि यहाँ पे शल्य है कि नहीं है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। अगर ये लक्षण देखने को मिले तो समझ जाओ कि यहाँ पे शल्य है। ठीक है, अब देखो दूसरा, मांसगत। पहला त्वचा हो गया, मांसगत। तीव्र धा, अगर मान लो कि मांस में अगर मान लो कि वो शल्य प्रवेश कर जाए, तो वहाँ पे क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तीव्र धा मतलब बहुत भयंकर जलन होगी। सौंफ वृद्धि मतलब सूजन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो सूजन यहाँ थी ना वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पीड़न क्षमता, इतना पीड़ा होगी कि आप सहन नहीं कर पाओगे। मांस में मतलब एक तरीके से स्किन के अंदर होता है मांस, तो इतना अंदर चला गया शल्य, कोई चीज़ मतलब बंदूक की गोली जाती है, कितना दर्द होता है आपको पता है ना। तो पीड़न क्षमता, सहन नहीं होगी, इतनी पीड़ा होगी। पाक, पक जाएगा। शल्य मार्ग भरता ही नहीं है, और मान लो कि ऐसा कि वो निशान पड़ जाता है, वो है ना घाव भरता नहीं है बहुत जल्दी, बहुत टाइम लगता है, बहुत लॉन्ग पीरियड चलता है। बंदूक की गोली मांस में चली जाती है तो आपको पता है ना, तो टाइम लगता है, महीनों हफ्तों मतलब सालों लग जाती हैं उसको पूर्णतः ठीक होने में, फिर भी एक खड्डा सा रह ही जाता है। जैसे किसी के पैर में गोली लगी तो वहाँ पे निशान सा रह जाता है ना, तो ये बोल रहा है कि शल्य मार्ग भरता ही नहीं है। और जहाँ पे वो गई है, जिस मार्ग से वो अंदर गया है, तीर या बंदूक की गोली जो भी, वो भरता ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे नष्ट शल्य का ज्ञान। अब मांस में मान लो कोई ऐसा चीज़ चला गया, आप ऑपरेशन करते समय कोई चीज़ मान लो भूल गए, ठीक है, कैंची भूल गए मांस में अंदर, वहीं पर आपने और टाँके लगा दिए, मान लो एक फिर निडिल लगा, निडिल कर रहे, निडिल से सुई कर रहे थे और निडिल वहीं पे छोड़ दिया आपने टाँके लगाते समय, तो अब वो छुप गया। अब आपको पता करना है भाई यहाँ पे शल्य है कि नहीं है। तो वमन आदि से कृष्ण रोगी में विक्षोभ, मतलब वमन आदि से कृष्ण रोगी में विक्षोभ, कहने का मीनिंग ये है कि उसका बमन और विरेचन कराएंगे ना, बमन आदि यानी बमन और विरेचन से कृष्ण, वो बमन विरेचन में बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, विक्षोभ आएंगे उसमें, एक तरीके से दर्द होगा उसको, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, रक्तिमा और ना बमन में और विरेचन में खून आने लगेगा, रक्तिमा एक तरीके से लाल लाल खून आने लगेगा। तो इस तरीके से आप पता लग सकते हो कि मांस में इसके शल्य है। तो ये मांसगत के, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, त्वचा के और मांस के, नष्ट शल्य का ज्ञान भी और स्थानानुसार लक्षण भी। अब देखो पेशीगत। पेशीगत में क्या आ गया, मांस समान लक्षण सिवाय शोफ के, सब लक्षण सेम मिलेंगे। जैसे कि ये लक्षण मिलेंगे कौन से, तीव्रता, पीड़न अक्षमता, पाक, शल्य मार्ग भरता नहीं है, लेकिन सिवाय शोफ के, मतलब शोफ नहीं मिलेगा, सूजन नहीं मिलेगी। अगर है मतलब पेशी में अगर है तो बाकी सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सेम टू सेम मांस के समान, तो यहाँ आपको याद होना चाहिए। तो मैंने बताया ना त्वचा और मांस का इंपॉर्टेंट है। अब देखो हस्ती संधिगत, हस्तियों के जॉइंट्स पे, मतलब जॉइंट होते हैं ना अपने, नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, ठीक है, जितने भी रिस्ट जॉइंट है, इन सब में बलवान क्षोभ अस्थि पूर्णता, कि बलवान क्षोभ कहने का मीनिंग है कि एक तरीके से हाई क्षमता वाला क्या होगा, दर्द होगा,
अस्थि पूर्णता, यहाँ पे लिखा है अस्थि पूर्णता। इसका मीनिंग क्या है कि जो यहाँ पे मतलब अस्थि जो पूर्णता भरी हुई थी ना, वहाँ पे मतलब एक तरीके से जो यहाँ पे जो जॉइंट है, जॉइंट में जो भी आपने देखो खोखला रहता है, अपने जॉइंट को साइनोवियल फ्लूइड रहता है, तो वहाँ पे सल चला गया तो वहाँ पे जो खोखलापन था, जगह था, वो पूरी भर जाएगी, मतलब जॉइंटों में दर्द होगा। ठीक है, और मांस के समान यहाँ पे वैसा आचार्य ने कुछ बताया नहीं तो डैश करके छोड़ रखा है। अब अस्थिगत जो मतलब ओनली बोन की बात कर रहा है। बलवान संघर्ष मतलब क्षोभ, क्षोभ का मीनिंग आप यहाँ पे देखो, बलवान क्षोभ एक तरीके से उत्तेजना सी लगेगी अपन, जैसे कि क्षोभ का मीनिंग ये होता है कि अंदर से एकदम झंझनाहट सी रहती है, बहुत तगड़ी दर्द रहता है, तो आप इसको ऐसे समझो कि ऑटोमेटिक सनसनाहट सी रहती है ना पूरी बॉडी में, तो उस विशेष स्थान पर दर्द रहेगा बहुत ज़्यादा। अब देखो अस्थिगत में बलवान क्षोभ, अस्थि पूर्णता, नाना प्रकार की वेदना। अगर मान लो अस्थि में चला गया तो अस्थि पूर्णता मतलब वही एक तरीके से वहाँ पे अस्थि में अपनी जगह बना लेगा वो। नाना प्रकार की वेदना, विभिन्न प्रकार के दर्द होंगे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते किस किस तरह के। बोलते ना कि सुई चुभने जैसा दर्द हो रहा है, काटने जैसा दर्द हो रहा है, ठीक है, किसी ने मेरे जैसे सुई चुभाई ना जैसा दर्द हुआ, या किसी ने मेरे मतलब त्वचा को काट दिया वैसा दर्द हो रहा है, तो विभिन्न प्रकार की वेदना होंगी। अब अस्थिगत में देखो अगर छुप गया वो तो क्या पता, कैसे पता करोगे। मांसगत के समान जैसा वही है कि भाई बमन विरेचन कराओगे तो रक्त आएगा। अस्थि से अभ्यंग स्वेदन वंदन पीड़न व मर्दन होने पर पीड़ा क्षोभ आदि से मज्जा स्राव। अगर अस्थि में अपन अभ्यंग करेंगे, स्वेदन करेंगे, बंधन करेंगे, पीड़न व मर्दन होने पर पीड़ा में दर्द होगा, क्षोभ होगा और मज्जा स्राव। अब देखो बोन मैरो है, जो कहाँ पे रहती है, बोन में रहती है, तो बोन मैरो का स्राव होगा। ठीक है, ये एक तरीके से ये लक्षण बताएं छुपे हुए सल को जानने के लिए। अगर ये लक्षण देखने को मिले तो समझ जाया करो कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी है, मतलब एक तरीके से फोरिजन बॉडी उपस्थित है। अब देखो संधिगत, अस्थिगत के समान चेष्टानिवर्ती होना। अस्थिगत के समान, अस्थिगत यानी सेम टू सेम ये, और चेष्टा निर्वर्ती यानी जो उसकी काम है, जो संधियों के काम है वो नहीं होंगे, मतलब एक तरीके से चलना फिरना उठना फिरना वो कम हो जाएगा। अस्थिगत के समान सेम टू सेम ये, संधि के प्रसारण संकोच करने पर क्षोभ आदि। संधि का मतलब अपन जो एक्स्ट्रा कुछ भी काम करेंगे, उठेंगे बैठेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, क्षोभ होगा, दर्द होगा, आपसे चला नहीं जाएगा, बैठा नहीं जाएगा, संधियों का यूज नहीं कर पाओगे, बस बेड पे लेटे रहो। स्नायुगत, अब मैं बताऊँ आपको ये इंपॉर्टेंट क्यों है। आप जब फाइनल ईयर में जाओगे तो एक तरीके से आपका आधा सिलेबस हो जाएगा, इन 5 चैप्टरों में आपके आधे सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि अब मैं जो फाइनल ईयर हूँ मुझे पता है कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अभी फर्स्ट ईयर के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट ईयर के हिसाब से तो कमी जो क्वेश्चन मैं पीछे को देता हूँ ना, वो इतना कर लिया करो, वो काफ़ी है। ठीक है, इन चैप्टरों को लास्ट के 5 चैप्टर की बात कर रहा हूँ, जितने मैं पीछे क्वेश्चन लिखाता हूँ ना चैप्टर पूरा होने के बाद में, उतना कर लिया करो, वो काफ़ी है। लेकिन अदर चैप्टर को ढंग से पढ़ना, ठीक है। अब देखो अस्थिगत के समान संधि के प्रसारण ये हो गया था। स्नायुगत, आक्षेप, संरंभ, स्तंभ, वेदना और खटनाई से निकलने वाला। स्नायुगत में अगर कोई सल मतलब फोरिजन बॉडी प्रवेश कर गई तो आक्षेप, कलवेशन मतलब दौरे पड़ते ना एक तरीके से, उस तरह की स्थिति हो जाएगी। स्तंभ व वेदना मतलब शरीर अकड़ जाएगा, स्तंभ मतलब जो जो स्नायु लिगामेंट वो एकदम स्तब्ध रह जाएगा, वेदना दर्द होगा, और ये जो स्नायु है ना इसमें लिगामेंट में प्रवेश कर गया तो वहाँ से बहुत कठिनाई से निकलेगा। खंड चक्र युक्त अश्वयुक्त रक्त में बैठा कर जहाँ पर शोथ क्षोभ आदि हो। खंड चक्र युक्त अश्वयुक्त रथ पर बैठा कर जहाँ पर शोथ और क्षोभ आदि हो। कि ये चेक करने के तरीके हैं, जैसे कि यहाँ पे हेडिंग देखो ऊपर क्या है कि नष्ट सल का ज्ञान कैसे करोगे। तो यहाँ पे क्या करा कि खंड युक्त चक्र अश्वयुक्त रक्त मतलब घोड़े, अश्व यानी घोड़ा, युक्त रक्त जिसका क्या है खंड चक्र, उस पर चक्र बने हुए हैं, उस पर बैठा जहाँ पर शोथ हो क्षोभ आदि का, तो उस पर मतलब उस पर बैठा हो उस व्यक्ति को, फिर वहाँ पे अगर उसको चलाने के बाद में दर्द होता है तो समझ जाओ कि भाई स्नायु होता है। ये क्या बताएं एक तरीके से राजा महाराजाओं के टाइम की लिखी हुई है आयुर्वेद, आपको पता है, तो एग्जाम्पल भी वैसे ही मिलेंगे। आपको थोड़ी सोच रखनी पड़ेगी कि अगर मान लो कि अश्वयुक्त खंड चक्र युक्त कोई घोड़ा है, रथ है, उस पर बैठाएंगे तो जहाँ पर शोथ तो उस जगह से मतलब एक तरीके से, या फिर मतलब चलाएंगे उसको तब भी दर्द होगा। ये आप समझ सकते हो कि क्षोभ आदि हो। आप मतलब उस सवारी करोगे ना तब इन चीज़ों में क्षोभ यानी दर्द हो, वेदना हो, सूजन हो, तब आपको स्नायु को समझना चाहिए। सिरागत, सिराओं में आद्यमान मतलब अगर सिराओं में पहुंच गए तो आद्यमान यानी जैसे आज
आद्यमान यानी क्या होता है, फूलना होता है ना, एक तरह सिराओं फूल जाएंगे एक तरीके से, स्नायुगत के समान और रक्तस्राव। अगर आप मान लो सिराओं में कोई शल्य छुपा हुआ, आप कैसे पता करोगे कि भाई सिराओं में है, तो ये तो मिलेगा ही, साथ में खून भी निकलेगा। धमनीगत, झागदार व शब्दयुक्त रक्त का निर्हण, हल्लास, अंग वेदना। झागदार व शब्दयुक्त, झागदार यानी जैसे कि झाग होते हैं ना, अपने साबुन के झाग होते हैं, इस तरह के ब्लड में भी झाग रहेंगे, ठीक है। और शब्दयुक्त, आवाज़ के साथ रक्त बाहर निकलेगा, निर्णयन बाहर। हल्लास, नोजिया हो जाएंगे, मतलब जी घबराएगा। अंग वेदना, और अंगों, पूरे अंगों में, पूरी बॉडी के अंगों में दर्द होगा। स्नायुगत के समान, मतलब एक तरीके से सेम टू सेम अगर ये लक्षण है जैसे कि खंडयुक्त चक्र बैठा के और रक्तस्राव हो रहा है, तो समझ जाओ कि धमनी में भी सिरा वो शल्य छुपा हुआ है। अब है स्रोतोगत, स्व कर्म गुण हानि, जो स्रोतों के कार्य हैं, मैंने एनाटॉमिक क्लास ली थी, अभी कल ही खत्म किया है, सिरा धमनी स्रोतस वाला चैप्टर, वो बताया था स्रोतस कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये बता रहा है कि जो स्रोतस के कार्य है ना, वो बंद हो जाएंगे। अगर मान लो कि वहाँ पे स्रोतस कार्य करना बंद हो गया, तो समझ जाओ कि स्रोतस में क्या है, शल्य है। तो ये लक्षण देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखो हेडिंग कि प्रविष्ट शल्य के स्थान अनुसार लक्षण। अगर मान लो स्रोतसों में प्रवेश कर गया तो क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, स्व कर्म गुण हानि, मतलब अपने गुणों, जो अपने गुण और कर्म है उसकी हानि हो जाएगी। और जो छुपे हुए कैसे पता करोगे, स्नायुगत के समान। ये तो गई सारणी। अब देखो कोष्ठगत शल्य के, नहीं कोष्ठगत शल्य के लक्षण इंपॉर्टेंट है। आटोप, आना, वर्ण के मुख से अन्न और मलमूत्र का दिखना। कि आटोप, आटोप एक तरीके से क्या होता है, गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आती है ना। कोष्ठ, कोष्ठ यानी क्या होता है, एक तरीके से वही अमाशय, पक्वाशय, ठीक है, जितने भी खाली स्थान है। अपन अगला चैप्टर एनाटॉमी में कल यही करेंगे। 8 की छुट्टी कर दी मैंने एनाटॉमी की, क्योंकि आज 2 अक्टूबर है, तो मैंने कि चलो ठीक है, मैं भी बाहर घूमने जाऊँगा, बच्चे भी घूम लेंगे। लेकिन अभी क्लास का टाइम तो मैंने ले लिया अष्टांग हृदय की। तो आटोप यानी एक तरीके से गुड़गुड़ाहट होना। आना, आटोप और आना, इसमें क्या अंतर है, आटोप और आना एक तरीके से में भी वही आवाज़ आती है, लेकिन एक ऊपर की तरफ मतलब आटोप में गुड़गुड़ाहट के ध्वनि के साथ एक तरीके से गैस का निष्कासन होता है। आना में एक तरीके से पेट का फूलना, आफरा जैसी स्थिति हो जाती है। तो वर्ण के मुख से अन्न, वर्ण यानी घाव, उस घाव का जो मुख है, तो उस पर अन्न मलमूत्र का दिखना, जो भी अपन खाते हैं ना, एक तरीके से वो दिखेगा सीधा, तो इतना गहरा हो जाता है। कोष्ठ में सल हो गए। तो मर्मगत सल के देखो, देह सुप्ति, गुरुता, मोह, मूर्छा, स्वेद, वमन, श्वास और शीत कामता। कि देह सुप्ति मतलब एक तरीके से उस बॉडी पे, उस ऑर्गन पे क्या हो जाएगी, देह सुप्ति, वो मतलब एक तरह निष्क्रिय हो जाएगी, सेंसर लेस हो जाएगी, कोई संवेदी अंग वहाँ पे काम नहीं करेगा। गुरुता, भारीपन लगेगा। मोह, एक तरीके से, मोह यानी एक तरीके से होता है ना संज्ञा नाश वाली स्थिति, मतलब अगला मोह एक तरीके से बेहोश होने से पहली वाली स्थिति है। बेहोश होता है ना कोई व्यक्ति, उससे पहले वाली होती है ना, वो है मोह। फिर मूर्छा, पसीना आएगा, बमन होगी, अस्थमा टाइप की बीमारी हो जाएगी। और शीत कामता, शीत पदार्थों की वो इच्छा करेगा। ये है मर्मगत, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बाद में त्वचा और मांसगत के बाद में कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कोष्ठगत और मर्मगत। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आपको याद रखना है। अब है शल्य अपकर्षण के नियम। अपकर्षण यानी बाहर निकालना, जो मतलब कोई फॉरेन बॉडी अंदर प्रवेश करेगी, मानो बंदूक की गोली अंदर प्रवेश कर गई तो उसको कैसे बाहर निकालोगे, तीर कैसे प्रवेश कर गया तो उसको कैसे बाहर निकालोगे। तो ये आपको अभी करेंगे क्लास में, दोबारा से ज्वाइन होना, अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे शल्य अपकर्षण के उपाय, ठीक है। तो ज्वाइन हो जाना दोबारा, मैं डी एंड कर रहा हूँ।